नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कहानी क्राइम से और मैं हूं जयप्रकाश सिंह। आजकल सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर में एक ही नाम गूंज रहा है, चार्ल्स सोबराज, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नेपाल की जेल से रिहा हो रहा है। चार्ल्स सोबराज एक ऐसा व्यक्ति है जिसे क्राइम की दुनिया का प्रोफेसर मानते हैं। उसके अनुसार उस पर हजारों गुनाहों का आरोप है, परंतु उसने एक भी गुनाह नहीं किया है। उसने अपनी जिंदगी के 33 साल जेल में गुजारे हैं, परंतु खुद को आज़ाद महसूस करता है। चाहे जेल हो या कोई और जगह, वो हर जगह सेलिब्रिटी की तरह जाना गया। लोग उसके साथ सेल्फी लेने के लिए बेचैन हो जाते थे और उसके एवज में उसे पैसे भी देते थे। चार्ल्स सोबराज में एक सम्मोहन शक्ति थी जिससे वह किसी को भी अपने बस में कर लेता था। उसके बारे में ऐसी भी कहानियां प्रसिद्ध है कि जब वह तिहाड़ जेल में बंद था और किसी कार्यवश जेलर के ऑफिस आता था तो जेलर खुद ही अपनी कुर्सी उसे ऑफर कर देता था। उसका स्टारडम किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं था। उसका जीवनी बनाने के लिए कई हॉलीवुड प्रोड्यूसर और पत्रकारों ने करोड़ों रुपए ऑफर किए। वह बिना पैसे लिए एक शब्द भी नहीं बोलता था। पैसा ही उसके लिए सब कुछ था। चार्ल्स सोबराज का जन्म 6 अप्रैल 1944 में वियतनाम में हुआ। उस समय वियतनाम पर फ्रांस का दबदबा था। इसके पिता भारतीय मूल से थे जिनका नाम सोबराज बवानी था। वो एक सिंधी थे और माँ वियतनामी महिला थी जो वियतनाम में ही एक दुकान चलाती थी और दोनों पति पत्नी की तरह लिव इन में रहते थे। इसी बीच चार्ल्स सोबराज का जन्म हुआ। इसके जन्म होने के कुछ दिनों बाद इसके माता और पिता का ब्रेकअप हो गया और माता ने एक फ्रेंच आर्मी लेफ्टिनेंट से शादी कर ली और उस अफसर के साथ इसको लेकर फ्रांस के पेरिस चली गई और इस तरह चार्ल्स सोबराज को फ्रांस की नागरिकता मिल गई। परंतु चार्ल्स सोबराज को लगता था कि पिता का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं है। वह उससे हमेशा सौतेला बिहेव करते हैं। धीरे धीरे पढ़ाई से भी उसका मन हटता गया और वह चोरी की दुनिया में कदम रखा। वह पेरिस में गाड़ियों की छोटी मोटी चोरी की घटनाओं को अंजाम देने लगा और इसी सिलसिले में उसे 8 महीने की जेल हो गई। फाइनली उसे एक एनजीओ की मदद से बेल मिल गई और वह 8 महीने बाद जेल से बाहर आ गया। जेल से बाहर आते ही धीरे धीरे उसका नेटवर्क बढ़ने लगा और वह कई बड़े बड़े क्रिमिनल, ड्रग पेडलर्स और चोरों से मिला। जिस जेल का नाम सुनकर वह डर जाता था, अब उसे जेल आने जाने की लत लग गई। वह जब भी किसी छोटी घटना को अंजाम देकर जेल जाता, उससे संलग्न बड़े लोग उसे छुड़वा लेते थे और इस तरह उसका मनोबल बढ़ता गया। इस तरह फ्रांस में वो नशे के कारोबार और चोरी जैसे अपराधों का एक शातिर खिलाड़ी बन गया। धीरे धीरे इसकी पहुंच अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े लोगों तक हो गई और इसी बीच इसकी पहचान एक फ्रांस की लड़की सांटाल से होती है। दोनों में नज़दीकियां बढ़ती है, प्यार होता है और साथ में रहने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन सोबराज और सांटाल की सगाई थी उसी दिन सोबराज गिरफ्तार हो गया और 8 महीने के लिए जेल चला गया। इन 8 महीनों के दौरान सांटाल सोबराज को हर संभव मदद पहुंचाने लगी, जिससे सोबराज बहुत ही इम्प्रेस हुआ। जेल से छूटते ही सोबराज ने सांटाल से शादी कर ली और दोनों पति पत्नी के रूप में रहने लगे। फ्रांस के पेरिस में इसके ऊपर इतने केस लदे थे कि उनसे छुटकारा पाना मुश्किल था और इसकी पारिवारिक लाइफ भी खराब हो रही थी। अब सोबराज ने फ्रांस को छोड़ना ही उचित समझा और इसी बीच गिरफ्तारियों से बचने के लिए अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर यूरोप के टूर पर निकल पड़ा। सोबराज कई भाषाओं का जानकार था और लोगों में बहुत ही जल्दी घुल मिल जाता था। उसके पास लोगों को बस में करने की एक अद्भुत कला थी जिसका इस्तेमाल उसने अपने यूरोप टूर पर किया। इसी यूरोप टूर के दौरान उसने कई लूटपाट की। वह मूलतः ड्रग्स लेने वाले सैलानियों से दोस्ती करता, उनके करीब आता, मीठी मीठी बातें करता और ड्रग्स का ओवरडोज देकर उन्हें सुला देता। जब उन्हें नींद आ जाती तो उन्हें लूटकर चला जाता। पूर्वी यूरोप का भ्रमण पूरा होते ही वह मुंबई आ गया और इसी मुंबई में उसकी पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम उषा है। मुंबई में आने के बाद उसने कई छोटी मोटी चोरियों को अंजाम दिया। वह दिल्ली पुलिस के संपर्क में अक्टूबर 1971 में आया। वह दिल्ली के एक 5 स्टार होटल अशोका में रुका हुआ था और उसी होटल में एक ज्वेलरी शॉप थी। मौका मिलते ही उसने ज्वेलरी शॉप को लूट लिया और वहां से फरार हो गया। फिर दिल्ली पुलिस इसके पीछे लग गई। इस लूट में उसने एक गलती की, अपना पासपोर्ट होटल में ही छोड़कर भाग गया, जिससे पुलिस ने तुरंत एयरपोर्ट पर इन्फॉर्म कर दिया कि अगर सोबराज नाम का कोई आदमी आए तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। और जैसे ही वह दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा
उसे तुरंत ज्वेलरी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होते ही पुलिस ने उसे जेल में भेज दिया, परंतु यहाँ पर उसके असली पिता शुभराज बवानी ने उसकी मदद की और थोड़े दिन बाद ही उसे बेल मिल गई। बेल मिलते ही वह तुरंत काबुल भाग गया और फिर वहाँ से ईरान, परंतु इसी बीच सैलानियों से लूटपाट करता रहा। उसके पास कई देशों के फर्जी पासपोर्ट थे। वह सैलानियों के पासपोर्ट चुरा लेता और उन पर अपना फोटो चिपकाकर दूसरे देशों की यात्रा करता। इसी यात्रा के दौरान उसका मुलाकात उसके सौतेले भाई आंद्रे से होती है, जो इस्तांबुल में रहता था और वह भी एक अपराधी प्रवृत्ति का इंसान था। अब दोनों भाई मिल गए और लोगों को लूटने लगे। तुर्की और ग्रीस में दोनों भाई ने मिलकर बड़े बड़े लूटपाट जैसे अपराधों को अंजाम दिया और फाइनली एथेंस में दोनों भाई पकड़े जाते हैं। शुभराज तुरंत पुलिस को झांसा देकर वहां से निकल जाता है और आंद्रे फंस जाता है। तुर्की पुलिस ने आंद्रे को पकड़ लिया और उसे 18 वर्ष की सजा हुई। तुर्की से भागकर शुभराज भारत आ गया और यहाँ आकर वह चोरों का सरदार बन गया। इसने कई लड़कों की एक गैंग खड़ी की जो चोरी और लूट के घटनाओं को अंजाम देने लगे। समय 1975 भारत। जब आपराधिक मामलों में इसकी छानबीन होने लगी तब यह तंग आकर नेपाल भाग गया। नेपाल के काठमांडू में इसकी मुलाकात एक कैनेडियन और एक अमेरिकी नागरिक से हुई। वह उन्हें बहला फुसलाकर ड्रग्स देने लगा और मौका पाते ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया और उन्हें लूटकर फरार हो गया। घटना की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। अब तक वह जहां लूटपाट के घटनाओं से बदनाम था, वहीं अब उसके ऊपर हत्या के आरोप भी लगने लगे। नेपाल सरकार को इसके खिलाफ बहुत ही अहम सबूत मिले। नेपाली पुलिस इसके तलाश में लग गई। हत्या के मामलों में यह थाईलैंड में भी दोषी पाया गया। थाईलैंड में इसने दर्जनों लड़कियों का कत्ल किया था। इसके अंदर इतनी सम्मोहन शक्ति थी कि वह किसी भी लड़की को अपने बस में कर लेता और उन्हें ड्रग्स का आदी बनाता। उन्हें ड्रग्स देता, जैसे ही वो बेहोश हो जाती उन्हें लूट लेता। लूटने के बाद या तो उन्हें गला दबा देता या उन्हें पानी में फेंक देता और इस दौरान भी वह उनके सारे कपड़े उतार लेता और उन्हें बिकनी में छोड़ देता। इसी वजह से इसका नाम बिकनी किलर पड़ा। 1976 में एक फ्रांसीसी स्टूडेंट का ग्रुप इंडिया आया था। शुभराज भी उनके संपर्क में आया और उनसे दोस्ती की। शुभराज ने फ्रेंच स्टूडेंट्स को बताया कि भारत का पानी उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। वह उनके लिए फ्रांस की पानी की व्यवस्था करेगा। फिर पानी में उसने एक नशीली पदार्थ मिलाकर उन्हें ऑफर किया और उन लोगों ने पी भी लिया, परंतु उनमें से जो लड़कियों ने पानी नहीं पिया था उन्होंने इस पर धावा बोल दिया और इसे पकड़कर दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। चूंकि भारत में पहले से ही उस पर आपराधिक मामले थे और इस मामले ने भी तूल पकड़ लिया। फिर उस पर मुकदमा चला और उसे तिहाड़ जेल भेज दिया गया और उसे 12 साल जेल की सजा हुई। इस सजा के दौरान उसने अपनी सम्मोहन शक्ति का इस्तेमाल किया और जेलर सहित गार्ड्स और कैदियों के बीच में एक सेलिब्रिटी बन गया। इसकी कहानियों और क्राइम की लिस्ट इतनी बड़ी थी कि लोग तुरंत इससे प्रभावित हो जाते और जेल में चार्ल्स साहब के नाम से जाने जाने लगा। यहाँ तक लोग कहते हैं कि वह जब जेलर के ऑफिस में आता था तो जेलर अपनी कुर्सी उसको ऑफर करता था और चार्ल्स साहब कह के उसका रेस्पेक्ट करता। जब इसकी गिरफ्तारी की सूचना थाईलैंड सरकार को मिली तब उसने तुरंत इसके प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार से संपर्क किया। थाईलैंड में इसके खिलाफ पर्याप्त सबूत के साथ दर्जनों कत्ल के मुकदमे दर्ज थे और इसी सिलसिले में थाईलैंड सरकार भी इसकी तलाश कर रही थी। भारतीय सरकार ने थाईलैंड सरकार को जवाब देते हुए लिखा कि इसने जो गुनाह भारत में किए हैं उसकी सजा पाने के बाद ही इसे थाईलैंड को सौंपा जाएगा। अतः इसकी 12 साल की सजा कंप्लीट होते ही इसे थाईलैंड को सौंप देना था। यह बात शुभराज को भली भांति पता था कि अगर वह थाईलैंड गया तो जिंदा वापस नहीं आएगा। उसे निश्चय ही वहां मौत की सजा होगी। फिर जैसे ही इसके 10 साल जेल में पूरे हुए, इसने एक बड़ी साजिश रची। वह भले ही दिल्ली के तिहाड़ जेल में सजा काट रहा था, परंतु उसके आपराधिक तार बाहरी दुनिया से भी जुड़े थे। उसने तिहाड़ जेल में नशे की भरमार लगा दी और एक भव्य पार्टी का आयोजन किया और इसकी खबर उसने जेल के हर छोटे बड़े स्टाफ तक पहुंचाई। जेल के दौरान ही उसकी मुलाकात ऐसे 4 कैदियों से हुई जो इसकी विचारधारा से प्रभावित होकर इसके साथ हो लिए। उनके साथ मिलकर वह पार्टी के दौरान खाद्य सामग्री में नशीला पदार्थ मिला दिया और उसे जेल के हर छोटे बड़े स्टाफ तक पहुंचाया। नशीला पदार्थ खाते ही सभी बेहोश हो गए और अपने 4 गुर्गों के साथ जेल से फरार हो गया।
तिहाड़ जेल से फरार होने के उपरांत वह गोवा आ गया। वह गोवा में खुलेआम सड़क पर घूमने लगा और होटलों में पार्टी करता और सैलानियों से लूटपाट के अपराध को जारी रखा। इसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की एक खास टीम बनी। जैसे ही पुलिस को पता चला कि शोभराज गोवा में है, पुलिस की एक टीम गोवा पहुंची और गोवा के ही एक होटल से उसे धर दबोचा गया। जेल से फरार होने के आरोप में इसे 9 साल की और सजा हुई और ठीक ऐसा ही हुआ जैसा शोभराज चाहता था। शोभराज को पता था कि 12 साल बाद भारतीय सरकार उसे थाईलैंड सरकार को सौंप देगी और वहां उसे मौत की सजा मिलना तय है। थाईलैंड सरकार का एक रूल है कि अगर अपराधी 20 साल तक गिरफ्त में नहीं आता है तो उसे आज़ाद कर दिया जाता है और उस केस को रद्द कर दिया जाता है। इसी मंशा से वह दोबारा जेल से भागा था ताकि उसे और सज़ा मिले और उसे 20 साल तिहाड़ जेल में गुजारना पड़े, और उसकी यह मंशा भी पूरी हुई। इस तरह वह पूरे 21 साल तिहाड़ जेल में रहा और थाईलैंड में उसके ऊपर लगे सभी कत्ल के मुकदमे रद्द हो गए। तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद वह पेरिस चला गया और वहां अयासी की जीवन बिताने लगा। वह निडर बेखौफ लोगों और पत्रकारों को अपना इंटरव्यू देता। पेरिस में भी वह एक सेलिब्रिटी बन गया था। वर्ष 2003 जब वह फिर नेपाल घूमने आता है और बेखौफ काठमांडू के सड़कों पर घूमता है, जहां इसकी मुलाकात कई पत्रकारों से होती है और उन्हें निडर होकर अपना बयान देता है। जैसे ही नेपाल पुलिस को इसके नेपाल में होने की सूचना मिलती है, वह तुरंत इसे गिरफ्तार कर लेती है। यह नेपाल में भी 2 सेनानियों के मर्डर का दोषी था। अब तक उसे लग रहा था कि नेपाल का केस भी थाईलैंड की केस की तरह ही निरस्त हो गया होगा और पूरी आज़ादी के साथ पूरी दुनिया में घूम सकता है, और यही सोच उस पर भारी पड़ी। कैनेडियन और एक अमेरिकी नागरिक के हत्या का केस फिर से ओपन होता है और उसमें चार्ल्स शोभराज दोषी पाया जाता है और नेपाल की अदालत इसे उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। परंतु अपने मन से आज़ाद घूमने वाला चार्ल्स शोभराज नेपाल की जेल में भी अयासी कर रहा था। वह नेपाली जेल में भी एक चर्चा का विषय बना हुआ था और कई बाहर से लोग उससे मिलने के लिए आते थे। तिहाड़ जेल की तरह नेपाल में भी वह एक सेलिब्रिटी से कम नहीं था। उसके पास अपार धन दौलत और पैसे थे। उनके बल पर वह अयासी करना भली भांति जानता था। उसने नेपाल में ही रहते एक वकील शकुंतला थापा को हायर किया। शकुंतला थापा की एक 20 वर्षीय पुत्री थी जिनका नाम निहिता विश्वास था। 8 अक्टूबर 2008 को मीडिया में एक तस्वीर आई जिससे पूरी दुनिया हैरान हो गई। वह तस्वीर लगभग 65 वर्षीय चार्ल्स शोभराज के साथ निहिता विश्वास की थी, जो शादी के बंधन में बंध गए थे। हो सकता है कि यह शादी एक साजिश की तहत हुई हो कि उसे जल्द से जल्द जेल से रिहा कराया जा सके, परंतु लड़कियों के मामले में चार्ल्स शोभराज का एक्सपीरियंस बहुत ही उम्दा था। जेल में रहने के उपरांत ही वह हृदय की बीमारी से ग्रस्त हुआ और उसकी ओपन हार्ट सर्जरी भी हुई और धीरे धीरे उसका उम्र बढ़ता गया। नेपाल सरकार के संविधान में भी कैदियों के लिए एक विशेष हक दिया हुआ है कि 72 साल बाद उन्हें रिहा किया जा सकता है। जिस कैदी का उम्र अगर 72 के ऊपर हो गया, वह अपनी रिहाई के लिए अर्जी डाल सकता है। इस मौके को चार्ल्स शोभराज ने भी यूज़ करना चाहा और सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर लिखा कि इस हक का प्रावधान विदेशी कैदियों को भी होना चाहिए, और फिर सुप्रीम कोर्ट भी इस पर विचार करने लगा। अभी उसकी उम्र 72 साल के ऊपर है और उसके द्वारा दी गई याचिका के ऊपर सुनवाई चल रही है। हो सकता है कि यह कहानी पब्लिश होने के साथ वह रिहा हो जाए। उसके ऊपर 3 बड़े बैनर तले मूवीज भी बनी है, जिनमें से मैं और चार्ल्स एक है, और अनगिनत डॉक्यूमेंट्रीज और कई कहानियां और कई बुक भी लिखे गए हैं। वह अपने ग्रेट स्टारडम और ग्रेट पब्लिसिटी के साथ अभी भी एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। उसका एक ही मोटो था, ट्रस्ट एंड ब्रेक ट्रस्ट। तो दोस्तों, चार्ल्स शोभराज के ऊपर बनी यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। जय हिंद।